मेरा नाम शालिनी है और पिछले महीने मेरी शादी रमन से हुई थी। मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पति की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शिखा था और एक बड़े जेठ थे और एक जेठानी थी। जेठ जी का नाम प्रयाग था और जेठानी का नाम उषा था। मेरी जेठानी के पास एक 3 महीने का बेटा था। उनकी शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मेरी बड़ी नंद की उम्र लगभग 35 साल से ज्यादा थी। सुना था कि उन्होंने ही अपने दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि जब मेरे सास ससुर की मौत हुई थी तब मेरे पति 2 साल के थे और जेठ जी 4 साल के थे और शिखा दीदी 10 साल की थी। घर में सबसे बड़ी होने के नाते माता पिता के मरने के बाद उनके सर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे ससुराल वाले काफी अच्छे और खाते पीते लोग थे। नंद भी बहुत अच्छे व्यवहार की थी। शिखा दीदी खुद मेरे घर रमन का रिश्ता लेकर गई थी। मेरे घर वालों को एक संस्कारी और पढ़ा लिखा लड़का मेरे लिए चाहिए था। रमन में संस्कार भी थे और वो खूब लगन और मेहनत से काम भी करते थे। इस घर में आने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ जो मेरी जेठानी रहती हैं उनका व्यवहार सब लोगों से बहुत अलग है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ जो मेरी जेठानी रहती हैं उनका व्यवहार सब लोगों से बहुत अलग है। शिखा दीदी अक्सर ऑफिस जाया करती थी। ऑफिस का काम अपने दोनों भाइयों के साथ मिल बांटकर संभालती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। घर में काफी सारे नौकर भी मौजूद थे। शिखा दीदी ने मुझे कहा था कि तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इस घर में बहुत सारे नौकर हैं काम करने के लिए। मैं कई बार अपनी जेठानी के कमरे में उनसे बातचीत करने के लिए गई थी, मगर उनका मूड तो हमेशा से ही खराब रहता था। वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। शिखा दीदी जब रमन के साथ रात को घर वापस आती तो मुझसे इस घर की बड़ी होने के नाते सारे दिन के हालचाल पूछती थी और कहती थी कि सारा दिन तुमने क्या किया, तुमने किसी काम को हाथ तो नहीं लगाया ना। मैं कहती थी कि नहीं दीदी, मैं तो बस सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ, आराम करती हूँ और बोर भी हो जाती हूँ। रमन कहते थे, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम चाहो तो घर में कोई एक्टिविटी कर सकती हो, लेकिन घर के कोई काम नहीं करना, तुम इस घर की बहू हो। मुझे बहुत खुशी होती थी जब मुझे इस घर में इतनी इज्जत मिलती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि शिखा दीदी ने अपने दोनों भाइयों का घर बसा दिया, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। मैंने सोचा कि मुझे शिखा दीदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वो काम में बिजी रहती थी। एक दिन मैं उनके लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर उनके कमरे में चली गई। सोचा कि मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी। वैसे भी उषा भाभी तो मुझसे कोई बात करती नहीं थी। मैंने सोचा मैं शिखा दीदी के साथ ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं। मैं अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर उसके साथ थोड़े से स्नैक्स लेकर शिखा दीदी के कमरे में चली गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, एक प्यारी सी खुशबू मेरी नाक से टकराई थी। शिखा दीदी आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर पर परफ्यूम लगा रही थी। मुझे बताया गया था कि उनकी उम्र 35 साल या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो 40 या 45 साल की उम्र की हैं। उनके चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ गई थी। शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था। वो दिन रात काम करती रहती थी, कभी ऑफिस का तो कभी फैक्ट्री का। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो 2 बच्चों की माँ है। रमन बताते थे कि उनका ऑफिस में भी सब लोग दीदी माँ कहकर बुलाते हैं। मैंने देखा था कि मेरे जेठ और जेठानी शिखा दीदी की ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। मैंने जब दरवाजे पर नॉक नॉक किया तब जल्दी से शिखा दीदी ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और अपने हाथ से परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहने लगी, अरे आओ आओ शालिनी, तुम्हें मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेझिझक मेरे कमरे में किसी भी समय आ सकती हो। आखिरकार तुम मेरी भाभी हो और मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। शिखा दीदी के शब्दों से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। मैंने कहा, दीदी मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ। उन्होंने बेड पर बैठते हुए मुझे बैठने का इशारा किया और हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर थैंक यू कहा और कहने लगी कि तुमने मेरे लिए कॉफ़ी क्यों बनाई, घर में नौकर है ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी मेरी शादी को 20 दिन हो गए हैं। इस घर में अभी तक मेरी किसी से अच्छी बातचीत नहीं हो पाई। आपको भी फुर्सत नहीं होती है। आप इतना पढ़ी लिखी हो, इतनी बड़ी कंपनी संभाल रही हो, मुझे तो ये देखकर ही बड़ी हैरानी होती है। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ फुर्सत से बातें करूंगी। रमन भी ऑफिस का काम करके थक हार कर सो गए हैं। मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि आपके कमरे में आ जाती हूँ। उन्होंने कहा
कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाई। मैंने कहा, दीदी मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद वो कॉफ़ी का सिप लेने लगी। मैंने थोड़ी देर ठहर कर कहा, दीदी क्या मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना चाहती हो। आपने अपनी इतनी उम्र कर ली, आप एक वर्किंग वुमन भी हो, कामयाब भी हो, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? आप तो रंग रूप की भी बहुत अच्छी हो, तो क्या आप किसी को पसंद करती थी या फिर आपकी शादी नहीं हो पाई? मेरे सवाल सुनकर वो कुछ देर सोच में पड़ गईं और धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, शालिनी, पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि कोई मुझसे इस तरह के सवाल करने वाला भी इस दुनिया में मौजूद है। मैं तो उनकी इस बात पर चौंक गई थी। मैंने कहा, दीदी आपका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, दरअसल जिस तरह तुम मेरे पास बैठकर नरमी से मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हो, प्यार से मेरे करीब बैठकर मुझसे सवाल कर रही हो, मुझे अच्छा लगा। शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी को अपनी ज़िंदगी के कठिन समय के बारे में बता ही नहीं पाई। शायद इन सवालों का जवाब मेरे खुद के पास भी नहीं है। जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है ना, तब बेटियों को भी अपने छोटे भाई बहन के लिए माँ बाप बनना पड़ जाता है। दरअसल मैंने अपने भाइयों की वजह से कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पता नहीं क्यों, मुझे अपने दोनों भाइयों से बहुत लगाव है। मैं इन दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। जब माँ पिताजी की मौत हुई थी, तब वो दोनों बहुत छोटे थे, और जब मैं शादी के लायक हुई, तो तब भी मुझे मेरे भाई छोटे ही लगते थे। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी हो गई, तो मेरे पीछे मेरे भाइयों का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? दुनिया वालों के हाथों में मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे भाई किसी गलत रास्ते पर न भटक जाएं। बस इसीलिए मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, या शायद कभी मैंने अपनी ख्वाहिशों पर ध्यान ही नहीं दिया। शिखा दीदी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। मुझे उनकी लाचारी और बेबसी पर काफ़ी अफसोस हो रहा था। फिर कुछ देर में उनके साथ और इधर-इधर की बातें करके अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपने जेठ और अपने पति के अंदर महसूस किया था कि उन दोनों भाइयों को अपनी बड़ी बहन की कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरी जेठानी भी अपने पति के साथ शॉपिंग पर जाती थी, घूमने जाती थी, डिनर करने जाती थी, लेकिन कभी उन्होंने शिखा दीदी को अपने साथ चलने को नहीं कहा था। बल्कि जब हम लोग रात को एक साथ बैठकर डिनर करते थे, तब भी शिखा दीदी को कोई डिनर करने के लिए नहीं बुलाता था। वो खुद अपनी मर्जी से किसी भी टाइम खाना खा लिया करती थी। मुझे इस घर के ये रिवाज और लोगों का उनको अनदेखा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। न जाने क्यों मुझे शिखा दीदी से एक अजीब सी हमदर्दी होने लगी थी। एक शाम रमन ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया। मैंने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, तो उन्होंने कहा, शालिनी जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम डिनर पर चलेंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में शिखा दीदी का ख्याल आ गया। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए रमन से कहा कि जी, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमारे साथ डिनर पर शिखा दीदी भी चलें। क्या आपने उन्हें भी डिनर पर बुलाया है? और अगर नहीं बुलाया, तो आप उनसे फ़ोन करके कह दीजिए। कितना अच्छा लगेगा ना, हम सब लोग एक साथ डिनर करेंगे। मेरी बात सुनकर अचानक ही रमन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये डिनर हम दोनों पति पत्नी के बीच का है। हमारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं। अभी तक मैं तुम्हें हनीमून पर भी लेकर नहीं गया। मैंने सोचा कि ऑफिस में काम ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल रहा कहीं घूमने जाने का, तो तुम्हें डिनर पर ही ले जाता हूँ। और तुम हो कि शिखा दीदी को बीच में लेकर आ रही हो। शिखा दीदी वैसे ही सारा दिन किसी न किसी के साथ मीटिंग करती रहती हैं, और उनका खाना पीना अच्छा रहता है। तुम उनकी परवाह मत करो, रात को तैयार रहना। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था और आगे से मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं उदास हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम फिर कभी कहीं और जाएंगे, तब शिखा दीदी को ले जाएंगे। मेरी जेठानी अमीर घर की औरत थी और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। मुझे रमन के लिए मेरी नंद शिखा दीदी ने पसंद किया था, और मेरे जेठ और जेठानी की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। वो दोनों पति पत्नी भी अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। मेरे पति भी अक्सर अपने बड़े भाई से थोड़े खिंचे खिंचे रहते थे। मैंने तीनों बहन भाइयों में आपस में इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी जितनी आम फैमिलीज के बीच होती है। हाँ, शिखा दीदी जरूर अपने दोनों भाइयों की फिक्र किया करती थी। वो भले ही हम सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, मगर नौकरों से पूछती थी कि उनके दोनों भाइयों ने और भाभियों ने खाना खा लिया या नहीं। सुना था कि तीनों भाई बहन का ऑफिस में केबिन भी अलग अलग है। मेरे पति भी कभी अपनी बहन के पास 2 लम्हे बैठना
और उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन ऑफिस से अचानक फ़ोन आया कि शिखा दीदी की तबीयत बिगड़ गई है। वो चक्कर खाकर ऑफिस में बेहोश हो गईं। ये खबर मेरे दिल को दहला गई थी। मैं ड्राइवर के साथ जैसे ही अस्पताल पहुंची तो देखा कि वहां रमन, मेरे जेठ और जेठानी में से कोई भी नहीं पहुंचा था। ये सब देखकर मुझे अफसोस हुआ था कि ऐसे कठिन समय में भी वो लोग कैसे इतने बिजी हो सकते हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि शिखा दीदी को अस्पताल भी उनका मैनेजर लेकर आया था। मुझे लगा था कि दीदी की मामूली सी तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शिखा मैडम को ये प्रॉब्लम तो काफ़ी समय से है। वो कई बार हमारे हॉस्पिटल से अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुकी हैं, लेकिन हर बार अपना ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देती हैं। इस बार उनको पैरालाइज का खतरनाक अटैक हुआ है और इस बार उनका आधा शरीर लाचार हो चुका है। ये सब सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा दर्द हुआ था। वो बेचारी कितनी तकलीफ से जूझ रही थी और किसी को उनकी कोई परवाह ही नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उनकी तबीयत पहले भी खराब रहती थी और उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया था। मैंने तभी अपने बैग से मोबाइल निकाला, अपने पति को फ़ोन करके बताया कि शिखा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात तो आपको पता होगी, तो फिर आप अस्पताल क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, हमें ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, शालिनी आ जाऊंगा। अस्पताल भी, तबीयत ही तो खराब हुई है दीदी की, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा, रमन, आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया है कि उनके शरीर को पैरालाइज का जोरदार अटैक हुआ है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। उनका आधा शरीर लाचार हो चुका है। उनके हाथ पैर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। मुझे यहाँ आए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अस्पताल इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने वहाँ ऑलरेडी मैनेजर को भेजा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा, तो अपने मैनेजर को भेजा है, आप खुद यहाँ क्यों अस्पताल लेकर नहीं आए उन्हें? रमन ने गुस्से में मेरा फ़ोन काट दिया और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाया। शिखा दीदी का इलाज अस्पताल में चलता रहा था। मुझे ना जाने की उनसे हमदर्दी होती थी। मुझे इन सब लोगों का शिखा दीदी को इस तरह नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इतनी अच्छी थी, सबका इतना ख्याल रखती थी, तो फिर क्यों ये लोग उनसे इतना रूखा व्यवहार करते थे? ये बात तो आज तक मेरी समझ से बाहर थी। फिलहाल शिखा दीदी की कंडीशन कुछ बेहतर हुई तो डॉक्टर ने मुझे उनके पास मिलने के लिए भेज दिया था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। इस बार उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उनके करीब गई। उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था वो कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उनके होठ उनको कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने धीमे से अपनी पलकें हिलाईं और फिर कुछ नहीं बोली। मैं काफ़ी समय तक वहीं उनके पास अस्पताल में रही थी। रात के समय मेरे पति अस्पताल आए और डॉक्टर से बातचीत करके कहने लगे, हमें पेशेंट को घर ले जाना है। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आप इतनी जल्दी इनको यहाँ से नहीं ले जा सकते, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। रमन ने झुंझलाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आपको पैसों से मतलब होना चाहिए। जो इलाज आप यहाँ पर कर रहे हैं वही इलाज घर पर कर दीजिए। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार यहाँ अस्पताल के चक्कर काटते रहें। डॉक्टर ने एक गुस्से भरी नज़र मेरे पति की तरफ डाली और कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम अच्छी मेडिसिन और इंजेक्शन्स वगैरह दे देते हैं। आप इनकी देखभाल के लिए एक परमानेंट नौकरानी लगा लीजिए। आप इनको सुबह तक घर ले जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए थे। जब ये सब कुछ मैंने सुना तो मैं जल्दी से रमन के पास गई और कहने लगी, रमन, ये क्या कर रहे हैं? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और आप उनको घर ले जाना चाहते हैं। रमन ने एक अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ? अभी मैं उनसे कुछ और कहती तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहने लगे कि फिजूल बातों पर बहस मत किया करो। मैं चुप हो गई। अगले दिन शिखा दीदी को घर ले आया गया था। उनकी बोलचाल तो अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन शरीर बेकार हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसी दिन मैंने अपनी जेठ और जेठानी को आपस में बहस करते हुए देखा। मेरी जेठानी गुस्से से चिल्लाकर कह रही थी, अब तुम्हारी बहन पूरी तरह से लाचार हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि इसे ओल्ड एज होम भेज दो। मेरे जेठ गुस्से से कहने लगे कि आखिर तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है? वो भले ही बीमार हैं, लेकिन खामोशी से अपने कमरे में पड़ी हैं। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना? जेठानी ने कहा,
तुम्हारी बहन के इस तरह से बीमार होने पर मेरे फ्रेंड सर्कल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी फ्रेंड्स हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आती रहती हैं। वैसे भी तुम्हारी बहन की उम्र ज़्यादा हो गई है। बस अब तक उन्होंने बहुत मायके पर राज कर लिया। अब उनको यहाँ से दफ़ा करने का समय आ गया। मेरे जेठ उनके किसी भी बात का जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकलकर ऑफिस चले गए थे और मैं दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि ये दुनिया कितनी जालिम है। कुछ लोगों का सच में इस दुनिया में कोई नहीं होता, अपने भी अपने नहीं होते। कुछ लोगों का सच में इस दुनिया में कोई नहीं होता, अपने भी अपने नहीं होते। नर्स भले ही शिखा दीदी का ख्याल रख रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा भी मन करने लगा कि मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। वो इस घर की बड़ी हैं। लेकिन न जाने क्यों मेरा भी मन करने लगा कि मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। वो इस घर की बड़ी हैं। जब मेरे पति ऑफिस चले जाते तो मैं उनके कमरे में जाकर उनके सारे काम करने लगी थी। मुझे ये सब करता हुआ देखकर एक दिन मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, सुनो लड़की, तुम ये सब कुछ कर रही हो, करती रहो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं इनका कोई काम नहीं करूंगी। इनको ओल्ड एज होम छोड़ आओ ताकि इनकी देखभाल भी ठीक से हो सके। मैं अपनी मामूली जिंदगी जारी रखूंगी। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। ऐसा ना हो कि फिर तुम कहो कि मैं तो अपनी नंद की सेवा करती हूँ, मेरी जेठानी उनकी कोई सेवा नहीं करती। ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो तो शौक से करो। इतना कहकर वो अपने पर्स को कंधे पर डालकर घर से निकल गई और मैं वहीं खामोशी से खड़ी रह गई। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ खामोशी से देखा जा सकता था, क्योंकि मुझे किसी भी मामले में बोलने की इजाज़त नहीं थी। शिखा दीदी तो बस बिस्तर की होकर रह गई थी। पहले जिस तरह वो ऑफिस जाया करती थी, अपने सारे काम खुद ही किया करती थी, अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो अब बस बेबसी के साथ हर काम के लिए दूसरों को देखती रहती थी। शाम का अंधेरा गहरा होने लगता तो मैं शिखा दीदी के कमरे में पहुंच जाती थी। वो मुझे आवाज़ लगाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें भी ये रियलाइज़ हो गया था कि इस घर में अगर किसी को उनकी फिक्र है तो वो मुझे है। उन्हें मुझसे शुरू से ही एक अजीब तरह का लगाव था। मुझे देखते ही उनकी आंखें तेजी से भीगने लगती थी। मैं उनके करीब जाती और अपने पति के पीछे सारा दिन शिखा दीदी के साथ ही बिताती थी। उनके कमरे में अब दवाइयों की तेज महक आती थी और उनके चेहरे की झुर्रियां पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिन पर अब उदासी भी थी। ये सब जैसे हर गुजरते हुए दिन के साथ और भी गहरा असर छोड़ रहे थे। उनकी आंखें जो हमेशा इत्मीनान और खुशी से चमकती थी, अब गहरे दुख में बदल चुकी थी। मेरी नंद एक समझदार औरत थी, जिन्होंने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। मैं उनके लिए अपने हाथ से सूप बनाकर ले जाती थी और खुद ही उनको खिलाती भी थी। मेरे पति मेरे बहुत समझाने के बावजूद थोड़ी देर के लिए शिखा दीदी के कमरे में उनके पास जाकर बैठ जाते थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं करते थे। उनके चेहरे से साफ नजर आता था कि वो जबरदस्ती उनके कमरे में आए हैं। जब रमन शिखा दीदी के कमरे में जाते थे तो उनके शरीर में घबराहट होती थी और शिखा दीदी लगातार एकटक नज़र से उनको देखती रहती थी, शायद उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती थी। उनका मन करता था कि वो अपने भाई से ढेर सारी बातें करें। शिखा दीदी अब अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। अंधेरे से डरने के बावजूद वो अंधेरे में तब तक रहने पर मजबूर हो गई थी जब तक कोई कमरे में जाकर रोशनी नहीं कर देता था। मेरे जेठ तो जैसे उनके कमरे में एक बार झांकना भी पाप समझने लगे थे। मुझे महसूस हुआ, ज़रूर इस समय शिखा दीदी को यह एहसास होता होगा कि अगर उनका अपना परिवार इस समय होता तो ऐसे बुरे वक्त में वही उनका साथ देता, उनके बच्चे उनका ख्याल रखते, उनका पति उनको कभी अकेला न छोड़ता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उनमें जान डालने वाले उनके दोनों भाई हैं। वो अपने दोनों भाइयों से इतना प्यार करती थी कि उनके कमरे में प्रयाग भैया और रमन की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वो ज़्यादातर उन्हीं तस्वीरों को घूरती रहती थी। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा हो जाता है और कभी इतना बुरा हो जाता है कि जिससे गुजरने वाले को जीना भी बोझ लगने लगता है। मेरी नंद ने कभी बड़ी बहन होने के नाते भी इस घर में हुक्म नहीं चलाया था, क्योंकि मेरी जेठानी हमेशा यही कहा करती थी कि ये तो पराए घर की हैं, कब तक मायके की रोटियां तोड़ती रहेंगी। कभी भी उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला था। अब वो ऑफिस का भी कोई काम नहीं कर पा रही थी और दोनों भाई अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मैं दिल से चाहती थी कि शिखा दीदी जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक वही तो इस घर में ऐसी थी जो बार बार मुझसे मेरी ज़रूरतों को पूछती थी, बार बार कहती थी कि अपना ख्याल रखना। लेकिन अब जब से वो बीमार हुई थी
तो उनसे कोई इतना पूछने वाला भी नहीं था कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। जो नर्स घर में मौजूद थी, वो मेरे मुताबिक उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया और अपने पति को कहा कि वो नर्स खुद ही नौकरी छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं अपने पति से कहूँगी कि नर्स को मैंने नौकरी से निकाला है, तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मेरे पति चाहते थे कि मैं भी अपनी जेठानी की तरह अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहा करूं, मगर मेरा दिल पत्थर का नहीं था। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मैं किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं फ़िक्र से शिखा दीदी के लिए परहेज़ का खाना बनाया करती थी। रात को बार-बार उनके कमरे में देखने जाती थी कि उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया करती थी। मेरी इस लगातार सेवा से कुछ ही दिनों में शिखा दीदी की तबीयत बेहतर होने लगी थी। वैसे भी डॉक्टर ने यही बताया था कि इन्हें दवाइयों से अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत करके नाश्ते के टाइम पर अपने पति से बात करने की कोशिश की। वो ऑफिस जाने की तैयारी भी कर रहे थे और नाश्ता भी। मैंने उनसे कहा, रमन, दीदी को अस्पताल गए हुए पूरा 1 महीना गुजर चुका है। उनकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें अस्पताल लेकर चलो। उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आता जा रहा है। मेरी बात सुनकर रमन ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। तुम क्या हर समय दीदी दीदी करती रहती हो? वो मेरी बहन है। मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। भाभी को देखा है, अपने काम से काम रखती हैं। एक तुम हो जो दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मुझे इस तरह की बातें करके उलझाया मत करो। तुम घर के मामलात में दखल अंदाजी मत दो। वो हमारी बहन है। हम देख लेंगे कि हमें उनका क्या करना है। रमन की बातें सुनकर तो मैं बस चुप रह गई थी। उनके जाने के बाद जब मैं दीदी को नाश्ता देने के लिए गई, तो कुछ देर उनके पास बैठ गई थी। दीदी तो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने ही उनके करीब बैठकर कहा, दीदी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके दोनों भाई आपसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्यों वो दोनों आपका ख्याल रखना नहीं चाहते? क्यों वो ये नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाओ? और तो और उषा भाभी तो कहती हैं कि आपको ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? आप इस घर की बड़ी हो तो इन लोगों की बहन हो। बचपन से लेकर जवान होने तक आपने उनकी परवरिश की है, तो फिर इन लोगों को आपस में लगाव क्यों नहीं है? मेरी बात सुनते ही शिखा दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और थोड़ी सी सिसकी भी उभर आई थी। शिखा दीदी का हाथ कांपने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया और कहा कि ऊपर वाले ने चाहा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। मेरी बातों से जैसे उनको हिम्मत मिलती थी। शिखा दीदी का कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो घर आए उनके हालचाल पूछे। एक दिन मैंने सोचा कि ये परिवार कई सालों से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ के आस पड़ोसियों को ज़रूर पता होगा कि आखिर शिखा दीदी का गुजरा हुआ कल कैसा था। मैंने फैसला किया कि मैं आसपास के घरों में जाऊंगी और हकीकत पता करूंगी। एक दिन मैं हमारे घर के जस्ट बराबर वाले बंगले में चली गई, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। मैंने जैसे ही उस घर की बेल बजाई, तो नौकर ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। सामने सोफे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो उस घर की जिम्मेदार औरत लगती थी। मैंने अंदर दाखिल हुए नमस्ते किया और आगे बढ़ गई। मुझे देखकर वो अचानक खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं आपको पहचानी नहीं। मैंने कहा, आंटी, मैं पड़ोस के घर से आई हूँ, आपके बराबर वाला जो बंगला है। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, तुम वर्मा जी के घर से आई हो। बताओ बेटा, क्या बात है? क्या काम पड़ गया तुम्हें आज अपने पड़ोसियों से? उन्होंने मुझे अपने सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया, तो मैं बैठ गई। मैं यहाँ आने पर थोड़ी झिझक रही थी। मुझे मेरे पति ने आस पड़ोस में कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता था कि पड़ोसी लोग ही ये बात बता सकते हैं कि आखिर शिखा दीदी से उनके दोनों भाई इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने घर में मौजूद जेठानी से भी इस बारे में सवाल करती, तो वो भी मुझे सीधे मुंह कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अमीर घर से क्या आई थी, अपने आप को किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी समझती थी। वो मुझसे बात करना तक तो इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। मुझे भी उनसे बातचीत करने का कोई शौक नहीं था। मैंने अपने सामने मौजूद बूढ़ी औरत से कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, अपनी नंद शिखा के बारे में। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुम रमन की पत्नी हो ना? मैंने कहा कि जी, आपने सही पहचाना। मेरे जवाब पर वो हल्की सी मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मुझे अच्छा लगा तुम हमारे घर आई, पड़ोसियों से भी मेलजोल रखना चाहिए। मैंने कहा, आप तो हमारी फैमिली को अच्छे से जानती होंगी ना?
मेरी बात पर वो थोड़ी देर खामोश हो गईं, फिर बोली, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानती, हाँ लेकिन शिखा बहुत अच्छी इंसान है। वो हमेशा सबके साथ अच्छे से बात करती है। उस घर के बेटे तो शुरू से ही किसी से मिलना पसंद नहीं करते। शिखा एक ऐसी इकलौती इंसान है जो भले ही पड़ोसियों के घर नहीं जाती, लेकिन कोई भी छोटा या बड़ा कभी उसके सामने आ जाता है तो वो उसके हालचाल ज़रूर पूछती थी। सुना है कि उसकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है। अब कैसी है उसकी तबीयत? मैंने कहा कि उनकी तबीयत में पहले से अब मामूली सा फ़र्क आया है, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन हिलानी शुरू कर दी। मैंने कहा, आंटी, मैं अपनी नंद की ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? मैंने अपने पति के मुंह से सिर्फ इतना सुना है कि उनसे तो उनके दोनों भाइयों ने शादी के लिए बहुत कहा था, मगर उन्होंने कभी शादी का फैसला नहीं किया। वो बूढ़ी औरत जिनका नाम देवकी था, उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, उन दोनों भाइयों ने उसे शादी के लिए बहुत मनाया था, मगर उसने हमेशा यही सोचा कि अगर उसकी शादी हो गई तो उसके भाइयों का क्या होगा। जब तुम्हारे सास ससुर की मौत हुई थी, तब वो पढ़ाई कर रही थी और उसके दोनों भाई भी बहुत छोटे थे। उसने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों भाइयों की खुशियों पर कुर्बान कर दी। वो चाहती तो अपना घर बसा सकती थी। उसने अपने पिता के छोटे से बिजनेस को बड़ा किया। उसके पिता उसी कंपनी में मामूली से क्लर्क की नौकरी किया करते थे, लेकिन जब बेटी जवान हुई और उसके कंधों पर दोनों भाइयों की और घर की जिम्मेदारी आ गई, तो उसने अपने पिता के ऑफिस में ही नौकरी करनी शुरू कर दी और वहीं पर अपनी समझदारी से उस कंपनी के काम को इतना बढ़ावा दिया कि कंपनी का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने शिखा को खुद अपना कारोबार संभालने की अनुमति दे दी और कहा कि अब तुम ही मेरा कारोबार संभालोगी, मुझे बस मेरा प्रॉफिट चाहिए। शिखा कंपनी के मालिक को फायदा भी पहुंचाती रही और उसके बाद ऊपर वाले ने उसे इतना कामयाब बना दिया कि उसने अपना खुद का कारोबार भी अलग से खड़ा कर लिया। फिर क्या था, शिखा ने अपनी मेहनत की कमाई से बहुत कुछ बना लिया। उसी दौरान उसके बहुत सारे रिश्ते आए, मगर उसने हर रिश्ते को सिर्फ अपने भाइयों के लिए ठुकरा दिया। उसे लगता था कि पहले वो अपने भाइयों के सपने पूरे करेगी, उनको उनके पैरों पर खड़ा करेगी, उसके बाद ही अपने बारे में कुछ सोचेगी। लेकिन अपने भाइयों की फिक्र करते करते उसकी उम्र इतनी ज्यादा गुजर गई कि उसके रिश्ते आने ही बंद हो गए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत खामोश हो गई थी। मैं अभी उनसे और सवाल करना चाहती थी। मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि शिखा दीदी जिस कंपनी में काम करती हैं, वो कंपनी उनके पिता की नहीं है? मुझे तो लगता था कि ये कंपनी उनके पिता की है और ये उनका खानदानी कारोबार है। सामने बैठी औरत ने गहरी आह भरी और धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं बेटी, हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं। जिस जगह तुम्हारी ससुराल वाला बंगला बना हुआ है, वहाँ पर कभी एक छोटा सा मकान हुआ करता था, जिसमें अजय सिंह जी और उनकी पत्नी और उनकी एक बड़ी बेटी और दो छोटे बेटों के साथ रहा करते थे। वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, ना ही उनके पास कोई ख़ानदानी दौलत थी। ये सब कुछ तो शिखा की अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने कहा, आंटी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे पति और मेरे जेठ दोनों ही शिखा दीदी से नफरत क्यों करते हैं। यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी उनसे नफरत करती है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तो तुम ये जानने के लिए आई हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जेठानी उषा बहुत ही बदतमीज औरत है। शिखा मोहल्ले में सबसे ज्यादा हमारे परिवार के करीब हुआ करती थी। तुम्हारी ससुराल और हमारे परिवार का आना जाना आपस में काफी था, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी जेठानी के कदम उस घर में आए हैं, तब से तुम्हारी ससुराल के साथ हमारे संबंध बहुत कमजोर हो गए। तुम्हारे दोनों भाइयों को आज तक यही लगता है कि जिस कंपनी में वो काम करती हैं, वो कंपनी उनके पिता की है या फिर उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन असली हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ शिखा की मेहनत का नतीजा है। वो बेचारी कभी अपनी जुबान पर ये बात नहीं लेकर आई कि उसने अपने भाइयों के लिए क्या क्या किया। लेकिन ऊषा ऊषा जिस दिन से इस घर में आई है, उसने फूट डालनी शुरू कर दी। वो अपने पति और देवर के कानों में यही जहर घोलती रही कि शिखा दीदी से कहो कि वो शादी कर ले और शादी करके अपनी ससुराल चली जाए। उसका इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। बेटियां मायके में तब तक रहती हैं जब तक वो जवान होती हैं। जवान होते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर तुम्हारी बहन तो यहाँ के ऐशो आराम से छुटकारा पाना ही नहीं चाहती हैं। वो यहाँ से जाती क्यों नहीं है? उसने कई बार शिखा से झगड़ा भी किया और कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, मगर शिखा ने इनकार कर दिया कि अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही, मैं शादी नहीं करूंगी। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उसको अपनी माँ समझते थे। लेकिन जिस दिन से उषा ने उस घर में कदम रखे हैं, वो दोनों भाई उषा की बातों में आकर शिखा से नफरत करने लगे
और अभी भी वो लोग यही चाहते हैं, या तो शिखा खामोशी से उनके घर से चली जाए या फिर उसकी मौत हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिता उनके लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ कर गए हैं, बहुत सारा कारोबार छोड़ कर गए हैं। उन्हें अभी हकीकत के बारे में पता नहीं है। वो चाहते हैं कि शिखा रास्ते से हट जाए, तो वो शिखा के बदले की भी दौलत आपस में बाँट लें। मगर उन नालायकों को क्या पता कि ये सब कुछ जो भी है शिखा की अपनी मेहनत का नतीजा है। वो चाहे तो इन दोनों भाइयों को एक फूटी कौड़ी न दे। अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना? तुम्हारे घर में जो बीमार औरत बैठी है ना, वो उन दोनों भाइयों की बहन नहीं, बल्कि उनकी माँ और बाप दोनों बन गई है। और वो दोनों नालायक अपनी बहन की कदर ही नहीं करते हैं। ये सब सुनकर मुझे भी वाकई दुख हुआ था। ये तो बहुत दुख भरी बात थी। शिखा दीदी से मुझे काफ़ी हमदर्दी हो रही थी। मैंने आंटी से कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा, मगर तुम ये सब जानकर क्या करोगी? क्या तुम्हारा पति तुम पर रोक नहीं लगाता? मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई और फिर कुछ देर बाद मैंने उनको बता दिया कि आप ठीक कह रही हैं। मेरे पति भी शिखा दीदी से नफरत करते हैं। उनको अपनी बहन की तकलीफ नज़र नहीं आती। उनको अपनी बहन का अकेलापन नज़र नहीं आता, बल्कि वो तो मुझे भी उनके पास जाने से इनकार कर देते हैं। मैंने दिल में ठान लिया है कि मैं शिखा दीदी का साथ देकर रहूंगी और उनके भाइयों को ये एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने अपनी बहन को इस बीमारी में अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उनकी बहन सच्चाई और अच्छाई की जीती जागती मिसाल है। वो कहने लगी, नहीं, उन लोगों को कभी अपनी बहन की कुर्बानियां दिखाई नहीं दी। वो दोनों भाई पत्थर दिल हैं, उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने उन आंटी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा कि नहीं, मैं उन दोनों के दिल में अपनी नंद के लिए मोहब्बत जगाकर ही रहूंगी। फिर कुछ समय और वहां रुकने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। मेरी जेठानी अभी भी अपने कमरे में मौजूद थी और जिस दिन से मेरी नंद बीमार पड़ी थी, उस दिन से कई बार वो ये बात अपने पति से कह चुकी थी कि अपनी बहन को ओल्ड एज होम छोड़ आओ, यहाँ उनका कोई काम नहीं है। मगर मेरे जेठ यही कहते थे कि अगर वो वहाँ जाकर मर गई तो हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी, क्योंकि उसे शहर के काफ़ी सारे लोग जानते हैं। मैंने ठान लिया था कि मैं इन लोगों के दिल में अपनी नंद के लिए मोहब्बत जगाकर ही रहूंगी और कुछ भी करके अपनी नंद को ठीक करके रहूंगी। मैं अपनी नंद के कमरे में जाती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, उनके लिए खाना बनाती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती और उनके गीले तौलियों से उनका पूरा शरीर साफ करती थी। अपने हिसाब से मुझे उनकी जितनी साफ सफाई करनी चाहिए थी, मैं उससे भी बढ़कर कर रही थी। वो धीरे धीरे इशारों में मेरे साथ बात करती थी। मुझे उनकी बातें समझ आने लगी थी। मैंने नोटिस किया था कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत तो ठीक हो रही है, साथ ही उनकी आंखों में वो चमक भी वापस लौट कर आने लगी है जो कि पहले हुआ करती थी। वो मुझसे बातें करने लगी थी और बातों ही बातों में वो हर बार अपने भाइयों के बारे में पूछती थी कि वो दोनों मेरे पास मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। एक दिन मैंने शिखा दीदी से कहा, वो दोनों आपकी जगह कारोबार संभाल रहे हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं है। मैंने ही उनको बोला है कि वो आपके कमरे में ज़्यादा ना आए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हिसाब से आपको पूरी तरह से ठीक कर दूँ और फिर आप जब उनके सामने जाओ तो उन लोगों को सरप्राइज़ मिले। फिर वो लोग कितना खुश होंगे। मेरी बात सुनकर शिखा दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने इशारे से कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं उनके दिल में उनके भाइयों के खिलाफ नफरत नहीं भरना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि उनके भाई उनकी कितनी फ़िक्र करते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनकी बहन ठीक हो जाए। शिखा दीदी को पैरालाइज़ हुए 3 महीने हो चुके थे और पिछले 3 महीनों से लगातार वो अपने बिस्तर पर थी। इस दौरान उनके दोनों भाइयों में से कोई भी उनसे कमरे में मिलने नहीं आया था, तो मेरी बात उनके दिल पर असर नहीं कर पाई थी, बल्कि उनके दिल को दुखी कर गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं रमन से बात करने की कोशिश करती थी कि प्लीज़ अपनी बहन का ख्याल कीजिए, मगर वो हर बार की तरह मुझे डांट दिया करते थे। एक दिन मैंने अपने पति से फाइनली बात करने का फैसला कर लिया था। मैं चाहती थी कि मैं उनको सारा सच बता दूं, क्योंकि वो दोनों भाई इस गलतफहमी में जी रहे थे कि ये सारी जायदाद उनके पिता उनके लिए छोड़ कर गए हैं। मेरी जेठानी ने उन दोनों भाइयों के दिल में जो जहर उनकी अपनी बहन के लिए भरा था, वो इतनी आसानी से उनके दिल से नहीं निकलने वाला था। मुझे पहले अपने पति को काबू में करना था। मैंने फैसला कर लिया था कि आज शाम जब वो ऑफिस से घर वापस आएंगे तो मैं उनसे बात ज़रूर करूंगी, और अगर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो वो ऑफिस में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी ने तो मुझे यही बताया था और वो कभी इस घर के लिए सिर्फ पड़ोसी ही नहीं
बल्कि पड़ोसी से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर हुआ करती थी। लेकिन उसी शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हम सब के दिल को दहलाकर रख दिया था। जैसे ही मैं शाम 5 बजे दवाई देने के लिए शिखा दीदी के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। ये सब देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि शिखा दीदी आखिर कहाँ है। वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, तो फिर वो कहाँ गई? मैंने उनको पूरे कमरे में तलाश कर लिया था। नौकरों से भी कहा था कि वो शिखा दीदी को तलाश करें। हो सकता है कि वो घर के किसी दूसरे कमरे में चली गई हों, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शिखा दीदी पूरे घर में कहीं भी नहीं थी और मैं उस समय घर में अकेली थी। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और दोनों भाई ऑफिस में थे। घर में मेरे अलावा सिर्फ नौकर थे जो शिखा दीदी को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे थे। मेरे तो पसीने छूट गए थे, मगर शिखा दीदी मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। कमरे में उनका मोबाइल भी मौजूद था। मैं पागलों की तरह उन्हें तलाश कर रही थी। उनके मोबाइल से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोटो फ्रेम पर गई, जिस पर रमन और मेरे जेठ की फ़ोटो थी, उस फ़ोटो फ्रेम के नीचे एक वाइट पेपर रखा हुआ था, जो पंखे की हवा से हिल रहा था। मैंने जैसे ही फ़ोटो फ्रेम हटाकर कागज़ अपने हाथ में लिया और उसे खोल कर देखा, तो उसमें लिखे हुए शब्द पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसमें लिखा हुआ था, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ ओल्ड एज होम, क्योंकि उषा यही चाहती है और मेरे दोनों भाई भी शायद यही चाहते हैं। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी पहले किसके हाथ लगेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे वहाँ से गायब होने पर मेरे दोनों भाइयों को सुकून मिल जाएगा। मैंने अपनी अलमारी में कागजात रख दिए हैं। वहाँ नीले रंग की फाइल रखी हुई है, उसमें वसीयतनामा है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों भाइयों को दे दी है। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे अपने नहीं थे। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए जो मुझसे मेरे अपनों को दूर कर दे। मैं अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। मैंने उनको ज़िंदगी की हर खुशी दी। शायद मैं ये भूल गई थी कि मुझे उनको ये भी सिखाना चाहिए था कि उनकी एक बड़ी बहन भी है जो उनके लिए माँ समान है। मैं उन दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भले ही इस बंद कमरे में बीमार पड़ी हुई थी, लाचार पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे घर के सदस्य की हर खबर और हर नियत के बारे में पता था। इस घर में अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, मेरा ख्याल रखा है, तो वो है शालिनी। मैं शालिनी का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उससे मेरा इतना करीबी रिश्ता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे ठीक करने में उसी का हाथ है। मैं ओल्ड एज होम आ गई हूँ और अपना सब कुछ अपने दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया है। वो लोग खुश रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। मुझे तलाश ना करें। ये चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उसे अपने हाथों में लेकर ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी और खुद से ही कहने लगी कि दीदी, आप क्यों चली गईं? आपको एक बार मुझ पर भरोसा तो करना चाहिए था। मैं काफ़ी समय तक उस कमरे में ही रही थी। जब रात हुई तो मुझे मेरे जेठ और पति के आने की खबर हुई। मैंने उन दोनों को बताया कि शिखा दीदी अपनी मर्जी से ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो गई हैं और साथ ही आप दोनों भाइयों के लिए एक तोहफा भी छोड़ गई हैं। उनकी अलमारी में कागजात मौजूद हैं। वो अपनी सारी जायदाद आप दोनों भाइयों के बीच बांट कर चली गईं। ये खबर सुनते ही दोनों भाई बहुत खुश हुए थे। एक दूसरे के चेहरे को देखकर कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो खुद ही यहाँ से चली गईं। अब कोई हमें कुछ नहीं कहेगा कि हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो अपनी मर्जी से गई हैं और आखिर हम कब तक उनकी सेवा कर सकते थे? हमसे जितना हो रहा था, हम उनके लिए कर रहे थे। आखिर हमारी भी बिजी लाइफ है। हम एक बीमार औरत का साथ कब तक दे सकते हैं? मेरे जेठ तो खुशी के मारे जल्दी से उनके कमरे में गए और अलमारी से वो कागजात निकाल कर लाए जिन पर वसीयत लिखी हुई थी। उन दोनों को देखकर मुझे बहन भाई के रिश्ते पर शर्म महसूस हो रही थी। उनको अपनी सगी बहन पराई लग रही थी। जैसे ही मेरे जेठ ने कागजात खोल कर देखे और वसीयत पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मेरे पति को भी वसीयत तेज आवाज में पढ़कर सुनाया, जिसके हिसाब से उन लोगों के सामने ये सच्चाई आ चुकी थी कि ये सब कुछ उनके पिता उनके लिए छोड़कर नहीं गए। ये उनके लिए एक अजीबो-गरीब और परेशान कर देने वाली समस्या थी, लेकिन मैं वहाँ मौजूद थी। मैं जो कि सब कुछ सच जानती थी। मैंने उन दोनों भाइयों को बता दिया कि ये सब कुछ आपकी दौलत नहीं है। ये सब कुछ शिखा दीदी की अपनी मेहनत का नतीजा है। हर इंसान अपने बुरे वक्त में देख लेता है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। आप दोनों की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। और आप लोगों ने क्या किया? अपनी बहन की बीमारी में कभी उनके हालचाल पूछने के लिए उनके कमरे तक भी नहीं गए।
क्योंकि आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी। आप लोग तो खुद चाहते थे कि शिखा दीदी रास्ते से हट जाएं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको आपकी जायदाद मिल गई है। वो जायदाद जो आपकी खानदानी जायदाद नहीं है, बल्कि आपकी बहन के त्याग की निशानी है, उसके खून पसीने की कमाई है। मेरे जेठ कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिखा सिर्फ ऑफिस ड्यूटी देने के लिए जाती थी, सारा काम तो हम दोनों भाइयों के सर पर था ना। रमन कहने लगे कि हाँ शालिनी, भैया ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, तब जाकर आप लोगों को ये बना बनाया कारोबार मिला। अगर आप लोगों ने पेड़ के फल खाए हैं, तो उस पेड़ में बीज डालने वाली आपकी अपनी बहन थी। बिना बीज बोए, बिना पेड़ उगाए, आपने सिर्फ उस पेड़ के फल खाए और उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। मेरी बात सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए थे। उन दोनों की आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। फिर मैंने शिखा दीदी के हाथ का लिखा हुआ वो लेटर उन दोनों को दिया, जिसे पढ़कर उनकी शर्मिंदगी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैं तो उन दोनों को उनके हाल पर छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी और बुरी तरह से रो रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक नौकरानी, जिसका नाम पारुल था, वो पानी का गिलास हाथ में लेकर मेरे कमरे में आई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, भाभी, आज आपने दोनों भैया को क्या खूब सुनाया है। उन दोनों ने कभी अपनी बहन की कदर नहीं की। घर के सारे नौकरों को अच्छा लगता था जब आप शिखा दीदी का ख्याल रखती थी। हम लोग कहते थे कि इस पूरे घर में एक आप ही नरम दिल इंसान हो, बाकी सबके दिल तो पत्थर के बन चुके हैं। मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, शिखा दीदी ने ये वसीयत हाल फिलहाल में बनवाई थी, तो फिर वो वकील के पास गई थी या वकील घर में खुद आया था? मेरी बात सुनकर पारुल घबरा गई और कहने लगी कि वो भाभी, वो मैं ही थी जो घर के हर सदस्य की खबर दीदी को दिया करती थी, और उन्होंने मुझे ही कहा था कि मैं वकील साहब को बुलाकर लाऊं। एक दिन आप घर में मौजूद नहीं थी जब वकील साहब आए थे और शिखा दीदी ने खुद ही वसीयत तैयार करवाई थी। ये सुनकर मैं पारुल पर चिल्लाई और कहने लगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतना सब कुछ हो गया है? तुम्हें ज़रूर ये पता होगा कि शिखा दीदी कहाँ पर है। अब जल्दी से मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। पारुल कहने लगी कि नहीं भाभी, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वसीयत तैयार करने के बाद वो यहाँ से चली जाएंगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। पारुल रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, भाभी, जो कुछ भी सच था मैंने आपको बता दिया। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गई हैं। मुझे याद आया, उन्होंने चिट्ठी पर लिखा था कि वो एक ओल्ड एज होम में गई हैं। मैंने जल्दी से उनके मैनेजर को फ़ोन किया और कहा, वो जितने भी ओल्ड एज होम में ट्रस्ट देती हैं, मुझे वहाँ का एड्रेस दो, क्योंकि मैं जानती थी कि वो यकीनन वहीं गई होंगी जहाँ उनका पैसा दान में जाता होगा। मैनेजर ने मुझे 4-5 जगह का पता दिया था और मैं एक जगह जाने के बाद जब दूसरे ओल्ड एज होम पहुंची, तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि शिखा दीदी वहीं पर मौजूद थी। मैंने जब उनसे वहां मुलाकात की, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हुई थी और बिल्कुल सही सलामत थी। मुझे खुशी हुई थी कि ऊपर वाले ने उन्हें ठीक कर दिया। उन्हें देखते ही मैं जल्दी से उनके गले लग गई और उनसे लिपट कर कहने लगी, दीदी, आप क्यों घर छोड़कर यहाँ आ गई? मैं सब कुछ ठीक कर देती ना। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो शालिनी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम रमन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा भी मेरे ऊपर बहुत ध्यान था। तुम्हारी सेवा से तो मैं कब की ठीक हो गई थी, लेकिन जब तक वसीयत बनकर तैयार नहीं हो गई, तब तक मैं अपनी हकीकत तुम्हारे सामने नहीं खोल सकती थी और ना ही तब तक मैं वहाँ से वापस यहाँ आ सकती थी। शालिनी, मैं अब कभी वहाँ वापस नहीं आऊँगी। मेरे दोनों भाइयों की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया और अब मैं इन बूढ़े लोगों के साथ अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ और एक ओल्ड एज होम उन लोगों के लिए बनवाना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप नहीं, बल्कि ऐसी बहनें और ऐसे भाई भी रहने चाहिए जो अपने बहन भाई के हाथों जलील हुए हों। मैं ऐसे लोगों को वहाँ रखना चाहती हूँ जिनको अपने रिश्तों से कोई उम्मीद न हो। तुम मुझे आइंदा कभी मिलने मत आना और मैं अपने भाइयों को माफ़ कर चुकी हूँ। अगर उनको कभी मेरी माफ़ी की ज़रूरत हो तो उनको बता देना कि मैंने उनको बहन बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर माफ़ किया है। इसके आगे शिखा दीदी ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया और वहाँ से जाने को कहा। मैं वापस आ गई और इस घर में वीरानी छा गई। मेरी जेठानी हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहीं। मेरे पति और जेठ हमेशा की तरह अपने कारोबार में व्यस्त रहे। उनको वक्त के हिसाब से अपनी बहन के जाने की थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो हुई थी, लेकिन फिर जायदाद अपने नाम होने की खुशी भी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं कभी शिखा दीदी से दोबारा मिलने नहीं गई, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में ये सबक जरूर लिया कि अपनों की कदर ना करने वाले लोगों को
ऊपर वाला इसी ज़िंदगी में सिला दे देता है। मेरे पति का एक दिन इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया कि वो कभी पिता नहीं बन सकते। और मेरी जेठानी, जिसके लालच की हवस की कोई हद नहीं थी, सारी जायदाद अपने पति के नाम होने के बावजूद भी उन्हें अपने पति का साथ अब बुरा लगने लगा था और उन्होंने अपने पति से डाइवोर्स लेकर किसी दूसरे और ज्यादा अमीर आदमी से शादी कर ली। मैं यह सब अपनी आंखों से देखती रही, मगर किसी से कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मैं सबके दिल की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। मेरे जेठ तो अब गलत कामों में पड़ चुके हैं, पत्नी के जाने के बाद नशे में चूर रहते हैं, और मेरे पति अपनी जिंदगी में सारी दौलत जायदाद होने के बावजूद भी ऊपर वाले की खुली दौलत से दूर हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ उन्हें औलाद की तलब होती जा रही है, और वो हर बार मुझसे यही कहते हैं कि मुझे अपना परिवार बनाना है, मुझे औलाद चाहिए। मगर मैं क्या करूं, मैं बाप नहीं बन सकता। तब मैंने अपने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऊपर वाले ने आपके साथ बिल्कुल ठीक किया है। आपको रिश्तों की कदर नहीं है। जिस इंसान ने अपनी बहन की कदर नहीं की, जिसने उनको माँ बनकर पाला, वो अपनी औलाद की कदर क्या कर सकता था? या फिर शायद ऊपर वाला ये नहीं चाहता कि जो कुछ आपने अपनी बहन के साथ किया, वो सब बुढ़ापे में आपके साथ आपकी औलाद करे, इसलिए वो आपसे बाप बनने की क्षमता छीन चुका है। मेरी बात सुनकर मेरा वो पति, जो हमेशा मेरे मुंह से अपनी बहन की हमदर्दी के शब्द सुनकर आग बबूला हो जाता था, आज बिल्कुल खामोश था। और फिर गुजरते हुए दिनों के साथ साथ उनकी शर्मिंदगी अपनी दीदी के लिए बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल किया, क्या तुम ये सब कुछ पहले से जानती थी? मैंने कहा, मैं सब कुछ पहले से जानती थी, मगर मैंने कभी आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि दीदी ने मुझसे कहा था, ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है और बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों का नतीजा इस दुनिया में ही दे देता है। आप अपने बुरे कर्म भुगत रहे हैं। तभी मेरे पति मेरे पैरों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, शालिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वक्त पर मुझे तुम्हारी बात कभी समझ नहीं आई। दौलत की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दौलत से बढ़कर भी अपने करीबी रिश्ते होते हैं। क्या तुम जानती हो कि दीदी कहाँ है? मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि आपकी दीदी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके बीमार होने के बाद तो कभी आपने उन्हें पलटकर तक नहीं देखा। वो मेरे पैरों को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़कर रोने लगे और कहने लगे कि नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं दीदी के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे पति अब हर रोज़ मेरे आगे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे और शिखा दीदी से मिलने की रिक्वेस्ट करते थे। मैं जानती थी कि शिखा दीदी जहाँ है वो वहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि इस घर में तो उनकी कोई कदर नहीं थी। मगर मेरे पति की लाचारी, उनके आंसू और उनकी शर्मिंदगी ने मुझे इतना ज़्यादा बेबस और लाचार कर दिया था कि मैं उनको वहाँ शिखा दीदी से मिलवाने के लिए ले गई। वहाँ शिखा दीदी के गले लगकर वो फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी। शिखा दीदी ने उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने घर आने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अब कभी घर नहीं आऊँगी। वो घर मेरा नहीं है, वो घर तुम लोगों का है। जब मैंने सब कुछ तुम लोगों की खातिर किया, तो फिर मैं वो घर भी तुम लोगों की खातिर तुम्हें दे चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने भाइयों की खुशी चाहिए। उस दिन शिखा दीदी हमारे साथ वापस तो नहीं आई, लेकिन मेरे पति का घमंड, उनकी दौलत का लालच और अपनी बहन के प्रति उनके दिल में नफरत ज़रूर ख़त्म हो गई थी। वो भले ही अपनी बहन को कभी घर ना ला सके, लेकिन खुद अपनी बहन से ओल्ड एज होम मिलने ज़रूर जाते हैं। यही हाल मेरे जेठ का भी है। उन्हें भी वक्त के साथ साथ अपनी गलती रियलाइज़ हो गई और उन्होंने भी दीदी से माफ़ी मांगी। वो दोनों भाई आज तक अपनी बहन से माफ़ी मांग रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या शिखा दीदी को घर वापस आना चाहिए या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।